आंध्रा थ्रू बैंड्रा का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, मूर्सा टू मुंबई का सफ़र कैसे शुरू हुआ। ये जो आपका चटोरा है, इसका पहला इनाम स्टील का कटोरा है, जिससे इसने आपका प्यार बटोरा है। एंड स्टिल आई एम वर्किंग। महाराष्ट्र का और साउथ का एक बॉर्डर है तेलंगाना, जो अब तेलंगाना होगा, पहले हैदराबाद, पहले आंध्र प्रदेश था। तो आंध्रा थ्रू बैंड्रा का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, मूर्सा टू मुंबई का सफ़र कैसे शुरू हुआ। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में बल्लार शाह एक छोटा सा शहर है, तो तड़ाली में जन्म हुआ। बल्लार शाह में पला बड़ा, छोटे से बड़ा, काफ़ी काम किए, काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पर। बचपन बहुत मज़ेदार गुजरा, जिसमें बचपन में जो जो कष्ट कर सकता था मैं, वो मेरे सामने आए। मैं डबल रोटी बेचता था, पतंग बेचता था, कड़िया का काम करता था, बर्थडे पार्टी में मिक्की माउस बन जाता था, और आठवड़ी बाज़ार में, साप्ताहिक बाज़ार में सब्ज़ी की दुकान में असिस्टेंट बन जाता था। जो सब्ज़ियाँ बची वो घर लेके जाता था। और जब स्कूल की 2 महीने की छुट्टियाँ लगती थी, उसमें कड़िया का काम करके सेकंड हैंड किताबें ख़रीदना अपने लिए, सेकंड हैंड कपड़े ख़रीदना, ये सब मेरा काम हुआ करता। तो इसमें इसके साथ साथ एक शौक़ था गाना गाने का शौक़, फिल्में देखने का शौक़। तो फिल्में देखने का बजट तो नहीं होता था, तो टॉकीज़ 3 थी, श्री टॉकीज़, दिलीप टॉकीज़, सुभाष टॉकीज़। उनसे मैंने दोस्ती कर ली। वो जो गेट कीपर थे, तो वो कहते थे कि अंदर जाके कहीं भी बैठ जाना, सीट पे मत बैठना, ठीक है। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। बड़े मज़ेदार तरीके से गाने सुनना। उस ज़माने में अमिताभ बच्चन साहब, मिथुन चक्रवर्ती साहब, शत्रुघ्न सिन्हा, इनकी आवाज़ निकालना, या ओम प्रकाश जी, कुमार शानू, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब, महेंद्र कपूर साहब, इनके गानों की किताबें खरीदना, घर पे लाना, स्टोरी की किताबें, ये सब चीज़ें मेरा हमेशा चलते रहता था। इत्तेफाक की बात है कि पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, पहला प्राइज़ मुझे मिल गया रेलवे की गैदरिंग में, स्टील का कटोरा। स्टील का कटोरा लेके जब मैं पिताजी के पास में गया, मैंने कहा पिताजी एक कटोरा मुझे इनाम में मिला है। तो पिताजी बोले बस बेटा, अब ये कटोरा ले और अपने काम पे लग जा, गली गली जा, जो जिस दर पे मिलता है वो ले। उनका यह इशारा था कि इस कटोरे से अब मांगना बंद मत कर। जहाँ ज्ञान मिलता है ज्ञान ले, जहाँ प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, कुछ जो भी मिलता है इस कटोरे में समेट। तो ये जो आपका चटोरा है, इसका पहला इनाम स्टील का कटोरा है, जिससे इसने आपका प्यार बटोरा है। एंड स्टिल आई एम वर्किंग। नागपुर में 1.5-2 साल रहा, तो वहाँ पे 3 चक्के की रिक्शा चलाता था, जो महमूद साहब चलाते थे, वो चलाता था। ऑफिस में रहता था, जिनका बाकर के अंदर में खाना खाता था, ऑफिस का बॉय, साफ़ सफाई करना, ये सब मेरा काम था। और महीने एक शो के 50 रुपये मुझे मिलते थे। तो लेकिन उसमें क्या था, मेरा परिवार भी मेरे पर डिपेंड था, सब चीज़ें थी, क्योंकि पिताजी रेलवे में थे, लेकिन पिताजी को शौक़ था शराब पीने का, तो घर पे ध्यान नहीं दे पाते थे। तो 2 बहनें और एक माँ का एक सहारा था। तो मुझे एक ओमी सिंह मेरे दोस्त ने कहा कि तू बहुत स्ट्रगल करता है, यहाँ ऑफिस में सोता है, इतना इतना प्रॉब्लम है, बीमार भी पड़ जाता है, फला फल, यही स्ट्रगल तू बॉम्बे में कर। तो एक ऑर्केस्ट्रा का एड्रेस लेके मैं बॉम्बे आया। तो जिसका एड्रेस लेके आया था वो मिला नहीं, कहीं चला गया था। तो सांता क्रूज़ में ही वहाँ पर मैंने चाय की दुकान में नौकरी कर ली। और वहाँ ऑर्केस्ट्रा के लोग पेपर में फ़ोन कर करके पूछता था कि भाई ज़रूरत है क्या, तो वो लोग बुलाते थे। कभी ऑडिशन के लिए बुला लिया, कभी पैदल चला गया, कभी बस से चला गया, कभी कुछ चला गया। तो फाइनली धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा में काम मिलना शुरू हुआ। और कुछ, हाँ, आप जैसे करके एक्टर वाइज मैं ज़्यादातर करता था, वो लोग मुझे पसंद करते थे। जैसे शाहरुख खान की कर दी, सलमान खान की कर दी, नाना पाटेकर, अमोल पालेकर, ये सब आवाज़ें मैं उस वक्त। ऑर्केस्ट्रा में 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक मिलता था, तो उस 15 मिनट में लोगों को लगता था कि यार कुछ आश्चर्यचकित करो, तो हम लोग एक्टर वाइज का आइटम बना के रखते थे कि भी चलो, तो लोग अप्रिशिएट करते थे उसके ऊपर। वो तो अब मेरे ख्याल से पुराने हो गए, लेकिन मैं करता था। जैसे एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, कि जो नाना पाटेकर का डायलॉग आया था। तो मच्छर आदमी नाना पाटेकर से घबरा के मच्छर बोलता कि इस आदमी को नहीं काटूंगा वरना मैं पागल हो जाऊंगा, मैं किसी और को काटता हूँ। तो अशोक कुमार के पास चला गया, तो अशोक कुमार को काटने की कोशिश कर रहा था। अशोक कुमार कहते, अरे बेटे मच्छर बेटे, मैं तुझे समझाना चाह रहा हूँ, मुझे मत काट, मुझे काटेगा मेरा खून ठंडा है, मेरा ठंडा खून पीने के बाद तुझे लगेगा तूने कोल्ड ड्रिंक पिया है, जोश नहीं है। अगर तुझे गर्म खून पीना ही है तो जा शाहरुख खान का खून पिए, मेरा बहुत ठंडा खून है, और अगर मेरा खून तू पी लेगा तो फिर तू मेरी औलाद की तरह हो जाएगा बेटे।
आज तुझे मैं मजाक में बेटी कह रहा हूँ, कल को मुझे तुझे सचमुच बेटा कहना पड़ेगा, और हो सकता है कि मेरी पूरी जायदाद एक मच्छर के नाम करनी पड़ेगी। इससे मुझे घबराहट हो रही है। जा बेटे जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, किसी गर्म खून वाले का खून पिए। तो फिर वो चला गया शाहरुख खान के पास, फला के पास, ऐसा एक पूरा एक्ट था। कि क्या हमारे देश में एक तबका, एक वर्ग ऐसा है जो ऐसे ही बिलो द बेल्ट या ऐसी वल्गर चीज़ें सुनना चाहता है, देखना चाहता है। उनके लिए प्लेटफॉर्म मिल गया यूट्यूब, इस पर कोई सेंसर नहीं है, तो उसमें ऐसी फिल्में भी बनी, कई लड़कियों के ऐसे रील भी आते हैं जिसमें वो बहुत कम कपड़ों में दिखाई देती है। फिर ऐसे लड़के भी आ गए जो गाली गलौज में बात करते हैं। ट्रेंड शुरू हो गया और एक दूसरे के सहारे के लिए, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए इन्होंने व्यूज़ खरीद लिए। व्यूज़ में इन्होंने जो ट्रोलर्स है उनको नौकरी पे लगा दिया, काम पे लगा दिया कि जो हमारे बारे में कुछ बोलेगा उसकी रातों की नींद हराम कर दो, गालियाँ दे दो, फला दे दो, ये कर दो। तो कई ऐसे ट्रोलर आदमी मेरे पीछे पड़ गई। जब मैं अच्छी बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ गाली गलौज नहीं देना चाहिए, तो उस पर मुझे जो गालियाँ पड़ती है तो मैं कहता हूँ भाई घोर कलयुग आ गया, है ना। तो लेकिन ये है कि ये जितने भी लोग ऐसा कर रहे हैं, ये समाज में कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को ये शॉर्टकट के चक्कर में बर्बाद कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्टकट के चक्कर में नंबर 1 भी No 1 हो जाता है। हम नंबर 1 को अगर शॉर्टकट में लिखे तो NO1 लिखते हैं ना, तो नंबर 1 भी No 1 हो जाता है। तो ये पढ़ी लिखी जेंजीज है, और जेंजीज को मैं, जो हमारी 80% जेंजीज को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं आज भी शोज़ करता हूँ, कॉलेज के शोज़, बाहर BCT में बहुत सारे शोज़ करता हूँ मैं, और मैं देखता हूँ वहाँ की जेंजीज जो वो बहुत कुछ करना चाहती है, सीखना चाहती है, न केवल कॉमेडी में बल्कि कलाकारी में, न स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहती है, कलाकारी में कुछ करना चाहती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मतलब बहुत कुछ करना चाहती है देश के लिए। अब आप देखिए ना, 35 साल का युवा नेपाल का प्रधानमंत्री बन गया। वो अगर ऐसे आलतू फालतू कामों में रहता तो क्या उसकी सोच वहाँ तक होती है। तो हमारे युवाओं की सोच बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो शॉर्टकट वाले, जो अपना घर बनता बाढ़ में जाए जनता वाला हिसाब किताब, कि उनको अगर गाली गलौज देके टिकट बिक रही है, उनकी फला कर रही है, तो वो युवाओं को कोई दूसरा रास्ता दिखाना नहीं चाहते, कोई अच्छी चीज़ बताना नहीं चाहते। उस वजह से युवा नशे में जा रहे हैं, उस वजह से, क्योंकि इनके स्टैंडअप में क्या होता है, गाली गलौज, शराब की बातें। हर स्टैंडअप वाला बोलता है कि मैं दारू पी रहा था, मैं दारू पीने जा रहा था, मैं नशा कर रहा था, ये कर रहा था। वो सब उनके 10-15 मिनट के स्टैंडअप में यही सारी बातें होती। बुज़ुर्गों की इज्जत नहीं करते, बड़े से बड़े कलाकार का नाम लेंगे तो अमिताभ आया था, धर्मेंद्र आया था, ये सब बोलते हैं, जबकि इनकी औकात नहीं उनका नाम लेने की, है ना। तो ये सब बदतमीज़ लोग, जेंजिस के बेचारे भोले भाले, उनको नहीं समझ में आता। जेंजिस बेचारे सोचते कि यार ये कॉमेडी है, लेकिन अगर अच्छी कॉमेडी करके और अच्छी चीज़ें करके जेंजिस के सामने लाया जाए तो मेरी समझता हूँ कि जेंजिस हमारे देश का भविष्य है, और उसे हम बहुत प्यार से मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमारे सीनियर्स लोगों को चाहिए कि उनको सही चीज़ें बताएं, और वो अडॉप्ट करेंगे, वो तैयार है जेंजिस हमारे। पर उनकी बदकिस्मती कि उनको ऐसे नालायक लोगों का सामना करना पड़ता है। और जब से सोशल मीडिया का दौर आया और ये जो चेंज आया, और कहीं ना कहीं उन्होंने आप लोगों को भी आउटडेटेड साबित किया, आपको इस बात की फ्रस्ट्रेशन होती है? फ्रस्ट्रेशन उनके लिए नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन उन नालायकों के लिए होती है जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, जो सदियों से, आज राजू भाई हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस ज़माने के ऐसे 100 कलाकार आज भी जिंदा है। वो अपना मुंह ही नहीं खोलते, उनके दुकानें बंद हो गई, उनका घर बंद हो गया, उनका काम मिलना बंद हो गया, लेकिन अपना मुंह खोल के नहीं, एक वीडियो नहीं बनाते कि सुनील पाल को सपोर्ट करो, हमारा ये काम है। क्योंकि भैया आप नहीं बोलोगे तो आपकी विधा को कौन बचाएगा। मैं बोलता हूँ तो लोग मैं जो अकेला पकड़ के घेर लेते हैं, सब लोग घेर लेते हैं, आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो भैया अगर मुझे सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए, हमारे सीनियर्स का, हमारे जूनियर्स का, सब लोग एक एक वीडियो 2-2 बना के डालो कि सही बोल रहा है सुनील पाल, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने वैसा नहीं करना चाहिए, शांत है, जिंदा लाश बन के बैठे हुए, तो खुद तो इन्होंने अपनी विधा खुद ही ख़त्म कर दी। अभी मैं जहाँ भी शो करने जाता हूँ, इवेंट वाले बोलते हैं सुनील जी आप कोई वल्गर तो नहीं करेंगे, मेरा पूरा परिवार है। तो अगर वो डरे हुए हैं, आप जैसे मीडिया वाले रोज़ सवाल पूछते हैं, तो इनको पसंद कौन कर रहा है फिर? अगर इनके हिसाब से पूरी दुनिया पसंद कर रही है, अच्छा कर रही है, जेंजिस घबराए हुए इनसे कि क्या करे यार, ऐसा कर, तो इनको कौन पसंद करता है कि जिसके ऊपर पूरी मीडिया, पूरा प्रचार तंत्र इनके साथ में इनको सपोर्ट करता है।
अभी आपको सम्मान देने के हिसाब से बुलाया भी गया, आप शो में गए भी, एक शो में आपको वहाँ भी आपको ट्रोल कर दिया गया, या वहाँ भी आपके साथ जो व्यवहार हुआ, आपने बोला भी एक इंटरव्यू में कि मुझे कॉमेडी के लिए बुलाया गया था, स्टैंड अप कॉमेडी के लिए बुलाया गया था, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, कपिल शर्मा शो जो है, कपिल शर्मा शो में मैं 5 बार पहले जा चुका हूँ। कपिल मुझे बुलाता है, मेरा प्यारा दोस्त है वो। कपिल को तो मैं आई रिस्पेक्ट हिम। कपिल ने मुझे बोला कि शो में आना है, और कपिल के टीम की तरफ से फ़ोन आया कि उसमें 2-3 कलाकार और भी होंगे। तो इससे पहले भी हम लोग 10-10, 12-12 कलाकार वहाँ पर गए। राजू भाई के लिए भी गए थे, उसके पहले भी गए, राजू भाई के साथ खुद गए तो 3 कलाकार हम थे। स्टैंड अप हुआ था हमारा, ये नॉर्मल बातचीत हुई थी। मुझे लगा ये भी वही फॉर्मेट होगा। मुझे क्या पता था कि स्टैंड अप के लिए बुलाया जाएगा और मुझे रोस्ट किया जाएगा। फिर मुझे पता चला कि इतने बड़े शो में मुझे सुनील पाल को ही क्यों बुलाया गया, क्योंकि उनको सुनील पाल को टारगेट करना था। सुनील पाल का अपमान करके अपने आप को बड़ा करना था। तो जहाँ पे अर्चना पूरन सिंह भी हंस नहीं रही है, सिद्धू भी कह रहा है कि छोटी छोटी बात पे उनको वो एक घेर लिया गया था मुझे कि भाई तुम कुछ भी करो, मेरी ताकत और मेरी हिम्मत तोड़ दी गई थी, है ना। मेरी अच्छी बातों पे वो एडिट कर दिया गया, हंसना, ये सब चीज़ें करना, ठीक है। और जिस में मेरी टांग खिंचाई उसको इतना हाईलाइट कर दिया उन्होंने, जैसे इससे पहले कोई पंच हुआ ही नहीं था। ऐसे पंचे तो हमारे शो में हुट हो जाएंगे जो उन्होंने किए थे। अभी अगर हम लोग हॉल के शो में करेंगे, फला शो में, तो कोई सुनेगा नहीं, उतार देगा। तो ये सब चीज़ें हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये क्या करते हैं कि इन लोगों को बहुत दुर्भाग्य है कि इन लोगों को हाईलाइट किया जा रहा है। मत करो ऐसे लोगों को हाईलाइट, क्योंकि 4 लोग ऐसे और बनेंगे तो हमारे युवाओं को क्या लगेगा कि चलो यार मुझे भी स्टैंड अप कॉमेडी बनना है, तो मुझे कुछ और नहीं करना, सिर्फ गालियाँ देना है, ये वल्गर बातें करना। लड़कियाँ कितनी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, कितनी गंदी बातें करती है लड़कियाँ, बाप रे बाप। और इनके माता पिता कैसे सुनते, भगवान जाने। इनके माता पिता भी इन्वॉल्व है इसमें। मैंने देखा कई वीडियो, इनके माता पिता इनके अप्रिशिएट करते हैं। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए यार, पूरा कुनबाई, पूरे क्या कुएं में भी हम भांग पड़ी हुई है। हमारे माता पिता को हम कभी भी ऐसा वीडियो नहीं दिखा सकते, शर्म से मर जाएंगे हम लोग। तो दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नियत और कंटेंट हमारे दर्शकों के सामने हम हमेशा अच्छा लेके जाएंगे, क्योंकि क्राउड नहीं है, ये प्राउड है। ये भीड़ नहीं, लीड है। यही हमारे अन्नदाता है, यही हमारे अन्नदाता है। ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। यही हमारे शिक्षक है, प्रशिक्षक है, परीक्षक है, निरीक्षक है, क्योंकि यही हमारे सच्चे दर्शक। ज़्यादा एक्स्ट्रा वायलेंस की फिल्म आती है तो हम हमेशा ये कहते हैं कि शायद पब्लिक ये देखना चाहती है। तो जब सक्सेस मिल रही होती है अश्लीलता को, तो क्या ऐसा माना नहीं जाएगा कि हाँ पब्लिक इसको देखना चाहती है, पब्लिक इसको अप्रिशिएट कर रही है? आप कितना भी बोल लो इनके खिलाफ, कितनी भी बात कर लो, एंड ऑफ द डे आपको चुप होना पड़ेगा। ऐसा लगता नहीं आपको? तो ये इसको क्या हम सौभाग्य समझेंगे? इसकी तो ये तो दुर्भाग्य है। अगर हम किसी प्रभाव में आकर कि भैया वो गाली दे रहा था, उसको 10 लाख मिल रहे हैं, तो सुनील पाल तुम भी आ जाओ, तो 10 लाख तो मुझे भी मिल सकते हैं। और ऐसे कई ऑफर मुझे हुई है। नेटफ्लिक्स पे सबसे पहले आने वाला बंदा मैं ही हूँ, अभी आखिरी मेरा एपिसोड तो मैं ही हूँ। लेकिन स्टैंड अप करने गया था, सुनील पाल गया था, अच्छा स्टैंड अप करके आया मैं। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ऑफर हुए गाली गलौज के लिए। इनको ऑफर हो सकते थे, ये कोई किस खेत की मूली है, हमको तो रोज़ ही ऑफर होते हैं। लेकिन हम ये चीज़ सोचते हैं कि नहीं, पैसे के लिए अपना ज़मीर नहीं बेचना। अपने विधा के प्रति हमारा कर्तव्य, इस विधा ने हमें इतनी इज्जत दी, इतना सम्मान दिया। आज आपके पत्रकार मित्र हैं, जितने भी हैं चीज़ें, ये जब लड़कियां शुरुआत कर रही थी, तब ये हमारे पीछे पीछे माइक लेके भागती थी कि सुनील जी एक इंटरव्यू दे दीजिए, फला दे दीजिए। वो तब की हमारी दोस्त है सारी। आज तो इतना मीडिया में हमने आज तक मीडिया में हमारे लिए कोई ऐसा गलत नहीं आया ना। हमको कभी पुलिस के 5 शोज़ किए मैंने। हम पुलिस के शो में जाते हैं, इनके शो में पुलिस आती। अब जब कपिल का शो भी चल रहा था तो उसके शो में भी पुलिस आई, मतलब एसपी सुनील पाल। एंड में एसपी तो आ ही गया सुनील पाल। तो ये इनके बिना वो असल में क्या, ये लोग का टारगेट भी ये होता है कि ऐसे कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया जाए जिसमें केस हो जाए इनके ऊपर, न्यूज़ में आ जाए। ऐसे कर करके तो आगे बढ़ेंगे लोग, ये भी फेमस होने के लिए। वरना इनका कोई जोक थोड़ी हिट है, इनका कोई परफॉर्मेंस थोड़ी हिट है। क्यों इनके परफॉर्मेंस आप बताइए, इनके प्रोग्राम में जाइए, मोबाइल बंद करवा देते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है अपथिजीवी परफॉर्मेंस होता है। एज ग्रुप बोलते हैं हमको, 16 चल। हमने तो आज तक कभी एज ग्रुप के लिए कभी नहीं बोला। 9 साल से लेके 90 साल तक पूरे परिवार के साथ आज तक हज़ारों शो कर चुके हम, और सब परिवार का प्यार मिलता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे पास में। आमिर खान लगान का वर्ल्ड टूर जब गए थे लाफ्टर से पहले,
आमिर खान ने मेरा ऑडिशन लिया था और आमिर खान ने बोला था कि तुम हमारे लिए फिट हो, और पूरे इतने बड़े शो में अकेला मैं, जब लगान से पहले मेरी कोई पहचान भी नहीं थी, अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, अनिल कपूर, सुखविंदर सिंह और पूरा लगान का वर्ल्ड टूर के साथ में मैं, सुनील पाल, मिनी माथुर एंकर। ठीक है, ऐसी उम्मीद है कि ये बदलाव आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और आएगा क्यों नहीं आएगा? देखिए आंधी तूफान जो है ना, उनकी बदकिस्मती है, खुशकिस्मती है कि वो आंधी तूफान कहलाता है। बदकिस्मती ये है कि वो एक 4 दिन के बाद पूरी दुनिया तबाह करके खुद ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद सर्द हवाएं हमेशा चलती रहती जो ज़िंदगी देती है। हम सर्द हवाएं, हम हमेशा ज़िंदगी दे देंगे। भूचाल आएगा, तबाही होगी, लोग हिल जाएंगे, लेकिन उसके चक्कर में मत पड़ना। कोरोना आया, महामारी आई, फला आई, क्या कर लिया उसने? खुद दुनिया ख़त्म करने आई तो खुद ख़त्म हो गई। तो ये सब चीज़ें कुछ चंद दिनों की मेहमान होती है। अब इसमें क्या होगा? गालियाँ देने वालों में आज 4 दे रहे हैं, कल 40 देंगे, परसों 4000 देंगे, फिर इनको वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। भाई जब लोगों को पता चलेगा गाली देना ही क्राइटेरिया है, तो फिर कोई तुम्हारा प्रोग्राम देखने क्यों आएगा? वो खुद ही माइक थाम के गाली देना नहीं शुरू करेगा। मैं वहाँ गया था, एक गाली दे दी, मुझे एक लड़की मिली थी, वहाँ एक गाली दे दी। लड़कियाँ भी इवन, कितना तुम अपने अंग वस्त्रों पे क्या क्या करो बोलोगी, है ना? सब लड़की, हर लड़कियों के पास में सब है, हर लड़के को गाली देना आता है। क्रिएटिविटी हर किसी के पास नहीं होती। हर आदमी संजय लीला भंसाली नहीं होता, हर आदमी जॉनी लीवर नहीं होता, हर आदमी उमर शरीफ नहीं होता, हर आदमी के नायकर नहीं होता, हर आदमी कपिल शर्मा नहीं होता। ये बनने के लिए सदियाँ चाहिए। ऐसे कलाकार सदियों के बाद पैदा होते हैं, और इन जैसे कलाकार शादियों के बाद ही पैदा होते हैं। मैं तो अपने दर्शकों को हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मुझे आप प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। आपका बहुत उपकारी हूँ मैं, आपका कर्ज है, जीवन भर उतार नहीं पाऊँगा। और आप सब जियो हज़ारों साल, यही तहे से दुआ दे रहा है आपका फ़ैन सुनील पाल। आप मेरी जान है। आप जो हंसते हैं, ये हम हंसाते, ये मुश्किल काम नहीं है। आप हंसते हैं, ये और मुश्किल काम है आज के ज़माने में।